जो दिल को है खबर कहीं मिलती नहीं खबर, हर सुबह एक अजाब है अखबार देखना। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले भारत की महिला शक्ति की एक तस्वीर अमेरिका की टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपी है। ये तस्वीर किसान आंदोलन में शामिल महिला किसानों की है, जो न केवल मोदी सरकार से अपना हक मांग रही हैं, बल्कि समाज की उस पितृसत्तात्मक मानसिकता से भी लड़ रही है, जिसके नुमाइंदे सरकार से लेकर न्यायपालिका तक बैठे हुए हैं। आधी आबादी अपनी आज़ादी के लिए अब तक तरस रही है। इस बीच खबर यह भी है कि भारत की पूरी आज़ादी अब आंशिक आज़ादी बन चुकी है। मतलब कुछ हिस्से की आज़ादी है और कुछ में पाबंदी है। लेकिन क्या पाबंदियों के साथ जीने को आज़ाद जीवन कहा जा सकता है? आज इस सवाल की पड़ताल हम करेंगे और ये भी देखेंगे कि खबर देने वाले जब सरकार की सुविधा के लिए खबर गढ़ने वाले बन जाएं, तो क्या उन्हें पत्रकार कहा जा सकता है? मीडिया पर लगाम लगाकर सरकार कौन सी आज़ादी का मकसद साध रही है? क्या हम उस दिन के इंतजार में हैं जब देश चंद कॉरपोरेट शक्तियों का पूरी तरह गुलाम बन जाएगा, जब सत्ता में बैठे लोग अपने मुखौटों को निकालकर पूरी बेशर्मी के साथ अपने बिचौलिए रूप को दिखाने लगेंगे और हम अपनी बेबसी पर आंसू बहाएंगे? इस देश के हजारों किसान इस वक्त हम सबको उन बुरे दिनों से बचाने के लिए ही सड़कों पर हैं। उनके आंदोलन को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। सरकार उन पर ध्यान दे न दे, मगर किसान अपने देश पर ध्यान जरूर दे रहे हैं। इसीलिए ठंड के बाद अब गर्मी का सामना करते हुए वो इस देश को बचाने उतरे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब 100 दिन पूरे कर चुका है। इस बीच 11 बार सरकार ने किसानों से बातचीत करने का दिखावा किया, लेकिन वो दिखावा था, इसीलिए उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। कृषि कानून रद्द होने की कोई सूरत नहीं बन रही और न ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने की बात सरकार मान रही है। सरकार किसानों को न डरा सकी और न ही झुका सकी, तो अब बहकाने की कोशिशें कर रही है। इस बीच उन पर कानूनी दांव पेच भी आजमाए जा रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली में शामिल कुछ किसानों को नोटिस भेजा, जिसमें जागीर सिंह नाम का किसान भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि रोपड़ जिले के जागीर सिंह की मौत 31 दिसंबर को ही हो गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके नाम का एक नोटिस भेजकर उन्हें बुधवार 3 मार्च को पूछताछ के सिलसिले में तलब किया था। जब सोशल मीडिया पर इस बात का मजाक बना तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर नंबर के आधार पर उन्हें नोटिस भेजा गया था। वैसे 26 जनवरी की हिंसा पर 100 से अधिक किसान आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से बहुत से अब जमानत पर बाहर आ रहे हैं। 100 दिन में सरकार के कई रंग देख चुके किसान अब ये समझ चुके हैं कि कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई इरादा सरकार नहीं रख रही है। इसीलिए अब वो अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ देश भर में महापंचायतें करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भाजपा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में साम दाम दंड भेद से सत्ता हासिल करने की तैयारी कर रही है और किसान तैयारी कर रहे हैं कि इन चुनावों में भाजपा को सबक सिखाया जाए। तो किसानों को अपनी जीत के लिए अभी न जाने और कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और न जाने सत्ता के लिए हमेशा ललायित भाजपा कोई सबक लेगी या नहीं। लेकिन फिलहाल देश के लोगों को, खासकर महिलाओं को, इस आंदोलन से हौसले के नए सबक मिले हैं। इस आंदोलन में महिलाएं भी आगे की कतार में खड़ी हैं। जिस तरह वो खेती के काम में पुरुषों के बराबर काम करती हैं, उसी तरह अपने हक के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ी हैं। हालांकि नारी की पूजा करने वाले देश भारत में महिला किसानों का ये जज्बा बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अदालत ने तो कहा ही था, आपको याद होगा, कि इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और बुजुर्गों को क्यों शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा भी महिलाओं पर कई किस्म की टिप्पणियां हुई। जब पंजाब से कुछ महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर आईं तो उनका ये हौसला बहुतों की आंख में खटक गया। शाहीन बाग में भी आंदोलन की धार और आंदोलन का आधार महिलाएं ही थीं। तब भी उन्हें कई किस्म की ओछी टिप्पणियां सुनने को पड़ी थीं। अब भी यही हो रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि भारत की साधारण महिलाएं जब हक की आवाज उठाती हैं तो कितनी असाधारण हो जाती है। किसान आंदोलन में नेतृत्व करने वाली महिला किसानों को इस बार टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर सम्मान दिया है। इस तस्वीर में इनकलाब की आवाज बुलंद करती और हवा में मुट्ठी लहराती महिलाएं हैं, जिनके साथ छोटी बच्ची है, गोद में दुधमुहा बच्चा है। ये तस्वीर बताती है कि महिलाएं एक साथ कितने मोर्चों पर जूझने का हौसला रखती हैं। मैगजीन ने तस्वीर का शीर्षक दिया है, भारत के किसान आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में।
टाइम की इस कवर स्टोरी में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की ज्यादातर उन महिला किसानों पर चर्चा है जो इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं और सार्थक नेतृत्व कर रही हैं। मैगजीन के लेख का शीर्षक है, मैं भयभीत नहीं हो सकती, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। भारत के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिलाएं। लेख में लिखा गया है कि कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार से लड़ने के अलावा महिलाएं पितृसत्ता से भी लड़ रही हैं। वो महिला हत्या, यौन हिंसा और लैंगिक भेदभाव के बारे में मानसिकता बदल रही हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि कैसे जनवरी 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों को बुजुर्ग लोगों और महिलाओं को प्रदर्शन छोड़ने के लिए राजी करने के लिए कहा था। लेख में लिखा गया है कि इसके जवाब में महिला किसानों ने मंचों पर माइक्रोफोन पकड़कर एक सुर में दहाड़ा था और कहा था कि नहीं, हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले टाइम मैगजीन पर यह कवर पेज और स्टोरी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उस बहुत कुछ को सुनने के लिए जो श्रवण शक्ति होनी चाहिए वो शायद हमारे हुक्मरानों के पास नहीं है। इसलिए वो उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी मनमानी के खिलाफ उठ रही है। यही कारण है कि अब भारत में आज़ादी का स्तर घटा हुआ माना जा रहा है। जी हां, अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की हालिया रिपोर्ट में भारत में आंशिक आज़ादी बताई गई है। यह रिपोर्ट बहुत से मानकों पर आधारित है, जैसे राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, प्रेस की आज़ादी, धर्म की आज़ादी। इनमें से कई मानकों पर भारत की सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, इसीलिए भारत का स्कोर घट गया है। हालांकि सरकार समर्थक लोग इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र देख रहे हैं। अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट में भारत को 100 के मानक पर 67 अंक दिए गए हैं। रिपोर्ट में भारत को राजनीतिक अधिकारों के लिए 40 अंकों में से 34 अंक दिए गए हैं, जबकि नागरिक अधिकारों में 60 में से 33 नंबर ही मिले हैं। पिछले साल तक हमें स्वतंत्र का दर्जा हासिल था, लेकिन अब आंशिक स्वतंत्रता बतलाई जा रही है। इंटरनेट फ्रीडम स्कोर के आधार पर भी भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है। भारत के बारे में संस्थान ने कहा है कि भारत में एक बहुदलीय लोकतंत्र है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की सरकार ने भेदभाव वाली नीतियों और मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली बढ़ती हिंसा की अगुवाई की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी शामिल है, लेकिन पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वाले अन्य लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं में मोदी शासन में बहुत इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में भारत के देशद्रोह के कानून के कथित तौर पर दुरुपयोग का जिक्र किया गया है। हालांकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बल्कि उनका कहना है कि ये साम्राज्यवादी हथकंडा है। उनका दावा है कि सरकार की एक भी नीति ऐसी नहीं है जिसमें धर्म या जाति के साथ भेदभाव हुआ हो। मीडिया की आज़ादी के मसले पर वो कहते हैं कि प्रतिदिन भारत के सैकड़ों टीवी चैनलों पर स्वतंत्र डिबेट होती है, अखबारों पर कोई नियंत्रण नहीं है, सोशल मीडिया पर पूरी छूट है। यदि ये आज़ादी नहीं है तो और क्या है? देशद्रोह कानून के दुरुपयोग पर वो पूछते हैं कि 130 करोड़ लोगों में से कितनों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, जबकि यह हकीकत है कि पिछले कुछ सालों में देशद्रोह के आरोपियों की संख्या बढ़ी है। हालांकि इनमें से बहुतों पर इल्जाम साबित नहीं हो पाया है, फिर भी वो जेलों में कैद हैं या अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। और जहां तक धर्म और जाति के भेदभाव का सवाल है, तो देश में इस वक्त अंतर धार्मिक विवाह रोकने के लिए राज्य सरकारें पिछले दरवाजे से कानून बना रही हैं। जहां बालिग लोगों को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने की आज़ादी न हो, वहां पूरी आज़ादी का दावा कैसे किया जा सकता है? इसी तरह मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भी सरकार के ये दावे कितने खोखले हैं, ये डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिशों से ही जाहिर हो जाता है। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनमें ऊपरी तौर पर देखने में तो सब ठीक लगता है, लेकिन इसकी परतों में मीडिया पर नियंत्रण की कोशिशें साफ देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के विनियमन के लिए सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस नियम 2021 के नाम से लाए गए ये दिशा निर्देश देश के टेक्नोलॉजी नियामक क्षेत्र में करीब एक दशक में हुआ सबसे बड़ा बदलाव है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस नियम 2011 के कुछ हिस्सों की जगह भी लेंगे। नए दिशा निर्देश में OTT प्लेटफॉर्म्स को कहा गया है कि उम्र के हिसाब से 5 अलग अलग श्रेणियां बनाई जाएं और कार्यक्रम के पहले साफ बताया जाए कि ये किस श्रेणी का प्रोग्राम है।
बच्चों तक गलत सामग्री की पहुंच रोकने के लिए उन्हें अपने ऐप में ही पेरेंटल लॉक का इंतजाम भी करना होगा। जबकि खबरों वाले प्लेटफॉर्म से तो कहा जा रहा है कि उन्हें बताना होगा कि वो कब, क्या और कहां, कैसे प्रकाशित कर रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं। उन्हें सरकार को अपने सदस्यों या सब्सक्राइबरों की गिनती भी बतानी होगी। नए नियम के मुताबिक हर चैनल को एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ये अधिकारी संपादक भी नहीं हो सकता है और उसके मातहत काम करने वाला भी नहीं। नियमों के हिसाब से कोई भी शिकायत आने पर 24 घंटे के अंदर शिकायत करने वाले को प्राप्ति की मंजूरी देनी होगी। 15 दिन के भीतर बताना होगा कि शिकायत का क्या होगा और हर महीने इस बात का पूरा ब्यौरा सामने रखना होगा कि कितनी शिकायतें मिली और उनका क्या क्या किया गया। सरकार मीडिया की आज़ादी की बात तो करती है, लेकिन यहीं उसका खेल समझ आ जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आईटी सेल रखने वाले दलों की ट्रोल आर्मी जब अपने आलोचक चैनलों को दर्जनों शिकायत रोज भेजेगी, तो छोटे चैनलों के मालिक खबरों की पड़ताल करेंगे या शिकायतों का रजिस्टर बनाएंगे। आजकल बड़े मीडिया घरानों के अलावा कई लोग स्वतंत्र रूप से या समूह बनाकर डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं। उन लोगों को इन नियमों से कितनी अड़चनें आएंगी। सरकार की नीयत पर इसीलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसने इन नियमों को बनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के लोगों से व्यापक चर्चा नहीं की। नियमों के हिसाब से संस्थानों में तो निगरानी की 3 स्तर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी सरकार तमाम मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की एक समिति बनाएगी जो मीडिया की शिकायतें सुनेगी। इस समिति की सिफारिश पर सूचना मंत्रालय किसी चैनल या प्लेटफॉर्म को चेतावनी दे सकता है, माफी मांगने को कह सकता है या भूल सुधार करने या सामग्री हटाने को भी कह सकता है। आखिरी फैसला सूचना प्रसारण सचिव के हाथ में होगा। जाहिर है कि जब आखिरी फैसला सरकार के हाथ में है तो वो अपने विरोधियों को काबू में रखने की कोशिश तो करेगी ही। तो मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश सरकार करे, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि सत्ता को अपने ऊपर किसी टिप्पणी या आलोचना बर्दाश्त नहीं। लेकिन अगर पत्रकारों में से ही कुछ लोग इस कोशिश में सरकार के सहयोगी बन जाएं, तो उन्हें क्या पत्रकार कहना चाहिए? क्या वो ऐसा करके अपने पेशे के साथ ईमानदारी बरत रहे हैं? क्या वो अपने ही साथियों, अपने ही सहयोगियों या कहें तो अपने हम पेशा लोगों से दगा नहीं कर रहे हैं? अब तक गोदी मीडिया के कई कारनामे देश ने देखे हैं। अब सरकार के मित्र बने पत्रकार नए करतब दिखा रहे हैं। सरकार के कुछ मंत्रियों के समूह यानी जीओएम ने बीते दिनों में 6 बैठकें करके ये रणनीति तैयार की कि कैसे मोदी सरकार की छवि मीडिया में चमकाई जाए। इन मंत्रियों की बैठकों में कुछ प्रभावशाली पत्रकार भी शामिल हुए और सरकार को सुझाव दिए, जिससे मीडिया जगत में खलबली मच गई। इस संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा किया गया है कि 9 मंत्रियों के समूह द्वारा तैयार 97 पन्नों के दस्तावेज का मकसद मीडिया में मोदी सरकार की छवि को चमकाना और स्वतंत्र मीडिया को चुप कराना है। बताया गया है कि ये रिपोर्ट सरकार समर्थक कई संपादकों और मीडिया कर्मियों के सुझाव पर आधारित है जो अलग अलग बैठकों में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मीडिया पर सरकार की ताज़ा गाइडलाइंस आने से काफी पहले ही मंत्रियों का समूह इस पर लगातार काम कर रहा था। सरकारी संचार पर मंत्रियों के समूह नामक इस रिपोर्ट को पिछले साल जून और जुलाई महीने के दौरान हुई कुल 6 बैठकों के बाद तैयार किया गया है। और गौर फरमाइए कि ये वही समय था जब लॉकडाउन के कारण सारा देश बंद था और करोड़ों मजदूर पैदल घर वापसी कर रहे थे। जीओएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पत्रकारों ने बताया कि मीडिया में करीब 75% लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से मुग्ध हैं और वैचारिक रूप से पार्टी के साथ हैं। पत्रकारों का सुझाव है कि अच्छे प्रचार के लिए सरकार को किसी बड़े कार्यक्रम की घोषणा से पहले सहयोगी मीडिया जो सरकार के साथ हैं को बैकग्राउंड मटेरियल देना चाहिए। इन पत्रकारों ने यह भी सलाह दी है कि किसी भी मुद्दे पर सभी मंत्रालयों को एक सुर में अपनी बात रखनी चाहिए ताकि सरकार के संदेश में कोई विरोधाभास उत्पन्न न हो। एक सुझाव ये भी आया कि विदेशी मीडिया के साथ संपर्क बंद किया जाना चाहिए क्योंकि ये उल्टा साबित हो रहा है। पत्रकारों के अलावा कुछ प्रभावशाली दक्षिणपंथी लोग भी जीओएम की बैठक में शामिल हुए, जिनमें से एक ने सुझाव दिया कि समाचारों में सत्य और असत्य दोनों चीजें होनी चाहिए। साथ ही सुझाव आया कि पूर्व सेना प्रमुखों से विपक्ष से सवाल करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि मीडिया का रुख सरकार के पक्ष में किया जा सके। मीडिया को सरकार के पक्ष में करने के लिए पोखरण जैसी स्थिति तैयार करने की जरूरत बताई गई। वहीं एक सुझाव आया कि पत्रकारों से पर्दे के पीछे से बातचीत करने की जरूरत है और उन्हें कुछ अतिरिक्त दिया जाना चाहिए ताकि वे सरकार के पक्ष में खबरें लिखने के लिए तैयार हो जाएं।
तो जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कैसा खेल खेला जा रहा है, यह समझना कठिन नहीं है। दरअसल यह मीडिया के जरिए पूरे देश को नियंत्रण में रखने की कोशिश है। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? क्या यही है हमारी आजादी? खैर, महान शायर साहिर लुधियानवी ने ठीक ही फरमाया है कि तुम मेरे लिए कोई अब इल्जाम न ढूंढो, तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें एक यही इल्जाम बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।